आप स्वागत है आपका म्यूटेशन एकेडमी में। और आज मैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट और डिफरेंशिएशन क्या होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट। कैलकुलस के अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आते हैं दोनों। तो आज हम आपसे चर्चा करेंगे डिफरेंशिएशन की। और लेक्चर अलग-अलग इसमें आपको मिलेंगे और देखते हैं आपके कंसेप्ट किस तरह से क्लियर होते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो पे। और अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसे लाइक, कमेंट, शेयर जो भी होता है वो हमारा ज़रूर करेंगे। तो आइए वीडियो पे चलते हैं। सो हे गाइस, दिस इज बॉय अमन दत्तरवाल और आज हम स्टार्ट कर रहे होंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक नया कोर्स। इसके अंदर हम कवर करेंगे एनसीईआरटी बुकलेट को। और जनाब, जितने भी आपकी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है और मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, आपके पीवाई क्यूज हैं पिछले 10 से 12 साल के, वो सारे के सारे हर एक क्वेश्चन हम इसके अंदर कवर कर रहे होंगे। ये कोर्स जिन फैकल्टीज ने यार बनाया है वो खुद आईआईटी दिल्ली के बंदे हैं। वो ऐसे बंदे हैं जिन्होंने अपने सब्जेक्ट के अंदर एडवांस के अंदर 100 से ऊपर स्कोर किया है। मैथमेटिक्स में बोर्ड में उनके 100 नंबर आए हैं। पूरे यूट्यूब पे यार आपको इससे बढ़िया और कंप्लीट कंटेंट नहीं मिलने वाला है, चाहे हम प्रोडक्शन की बात करें या नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें। तो आओ शुरुआत करते हैं इस शानदार कोर्स की। वेलकम टू अपनी कक्षा। आज हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलस। कैलकुलस मैथ्स क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। बोर्ड्स के अंदर टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से 35 मार्क्स का तो सिर्फ कैलकुलस ही आ जाता है। मतलब कि अगर हम सिर्फ कैलकुलस पढ़ के भी जाते हैं ना तो पास तो आराम से हो जाएंगे। लेकिन हमारा टारगेट पास होना नहीं है, हमारा टारगेट है 100 में से 100 लेके आना। तो कैलकुलस में हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 12, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो ये सब पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि कैलकुलस का आखिरकार यूज़ कहाँ कहाँ आता है। जैसे कि हमें पता है कि अभी कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, तो हम सब नेट पे देखते हैं कोरोना केसेस का ग्राफ क्या है। इस केस के अंदर हमारे ग्राफ का एक पैटर्न दिखता है, जिस पैटर्न को देख के साइंटिस्ट लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि 2020 के एंड होते होते कितने केसेस हो जाएंगे। और हम पॉपुलेशन के ग्राफ को भी देख के एस्टिमेट कर सकते हैं कि 2024 तक कितनी पॉपुलेशन होने वाली है। इनफैक्ट पैंडेमिक में तो पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट भी इंक्रीज हो गया, और क्यों हुआ है वो मुझे नहीं पता। तो ये सारे फ्यूचर प्रेडिक्शंस हम करते हैं कैलकुलस की हेल्प से। तो कैलकुलस बेसिकली क्या है? कैलकुलस इज द मैथमेटिक्स ऑफ चेंज। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर दुनिया के अंदर चेंज हो रही है तो उसके अंदर कैलकुलस यूज़ हो रहा है। जैसे कि हमारे बाल बढ़ रहे हैं, हमारी बॉडी बढ़ रही है, टाइम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और कम हो रहा है, इन सारी चीज़ों के अंदर कैलकुलस यूज़ होता है। तो कैलकुलस का ओरिजिन कैसे हुआ था? कैलकुलस लेट 1600 के अंदर दो साइंटिस्ट थे, आइजैक न्यूटन और गॉटफ्रीड लेबनीज। इन दोनों ने साथ में किया था। तो एक बार के लिए हम मान सकते हैं कि ये कोइंसिडेंस था कि उन लोगों ने साथ में कर लिया। तो उस टाइम पे सीबीआई की इंक्वायरी तो हुई नहीं थी कि कटघरे में रख के उनको पूछेंगे कि वो कौन था, क्या वो न्यूटन था या फिर वो लेबनीज था। उस टाइम तो हमें पता नहीं चला, तो लोगों ने वहाँ के मान लिया कि चलो मान लेते कि कोइंसिडेंस है। और फिर तब से लेके आज तक कैलकुलस में दोनों का नाम यूज़ होने लग गया, न्यूटन का भी और लेबनीज का भी। तो कैलकुलस में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे लिमिट्स, जो कि क्लास 11 में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है और ये कैलकुलस का सबसे बेसिक पार्ट है। फिर हम पढ़ेंगे सी एंड डी, मतलब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 12। फिर हम पढ़ते हैं एओडी, फिर इंटीग्रेशन, फिर एओआई, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये सारे चैप्टर्स हम पढ़ेंगे कैलकुलस के अंदर। तो ये सारे चैप्टर पढ़ने के बाद हम बोल सकते हैं कि हमारा कैलकुलस पूरा हो गया। अब हम कैलकुलस के कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। तो तुम सबने पबजी तो खेला ही होगा। तो पबजी के अंदर हम जब किसी दूसरे प्लेयर के ऊपर नेड करते हैं तो हम अलग अलग एंगल से कर सकते हैं। अगर कम एंगल पे कर रहे हैं तो कम पे जा रहा है, थोड़े ज़्यादा पे कर रहे हैं तो थोड़े और ज़्यादा पे जा रहा है। और अगर हम एग्जैक्ट सही एंगल पे करते हैं तो ग्रेनेड जाता है और पट से नेड फुटता है उसके ऊपर और हम उसका डब्बा बना देते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, जो कि हमने फिजिक्स के अंदर पढ़ा है। तो उसके अंदर भी जो हमारा डिस्टेंस और एंगल है उसका रिलेशन जो हमारा निकलता है वो कैलकुलस से ही निकलता है। और अगर हमें कोई भी एक रैंडम शेप दे दिया जिसके अंदर उसकी बाउंड्रीज कर्व्ड है तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे? उसका एरिया भी हम कैलकुलस की हेल्प से निकालेंगे। जैसे हमें सबको सर्कल का एरिया तो पता ही है कि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कभी किसी ने सोचा है कि सर्कल का एरिया निकाला कैसे है? ये भी हमने कैलकुलस की हेल्प से ही निकाला है। ये हम पढ़ेंगे आगे इंटीग्रेशन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम लिमिट्स से। अब लिमिट्स बेसिकली है क्या कि मान लो कि एक बॉल है, वो वाली बॉल नहीं होती जो कि बहुत ज़्यादा उछलती है, वो वाली बॉल है, वो एक 100 फ्लोर की बिल्डिंग से हमने ड्रॉप कर दी। और मान लेते हैं कि नीचे कोई गाड़ी नहीं जा रही है और एकदम प्लेन रोड है। तो जैसे ही हमने बॉल को नीचे फेंका तो वो नीचे टप्पा खा के फिर से रिबाउंस करते हमने जितने डिस्टेंस से फेंकी उसके हाफ डिस्टेंस तक। मतलब कि हमने 100 फ्लोर से फेंकी थी तो 50 तक फिर से रिबाउंस की। फिर वो फिर से नीचे टप्पा खाती और फिर 25th फ्लोर तक रिबाउंस करेगी। और ऐसे करते 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 वो बहुत
छोटा छोटा रिबाउंस करने लगेगी और इनफाइनाइट टाइम तक भी वो रिबाउंस करती जा रही है कि मतलब वो रिबाउंस करना छोड़ नहीं रही है। वो भले ही 1 मिलीमीटर तक भी कर रही होगी, 0.001 मिलीमीटर तक भी रिबाउंस कर रही होगी, लेकिन वो रिबाउंस करती जाएगी। इस केस के अंदर हम टोटल टाइम निकालने के लिए कि जब तक वो रुक जाती है तब तक के लिए हम इसके अंदर यूज़ करते हैं लिमिट्स, कि उसका टोटल टाइम टेंड कहाँ पर करेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि जब तक बॉल 1 सेंटीमीटर ऊपर तक उछल रही थी तब तक उसका टाइम था 9.90 सेकेंड्स। उसके बाद जब वो 0.5 सेंटीमीटर तक उछलने लग गई तब उसका टाइम हो गया हमारा 9.92 सेकेंड्स। अब विद टाइम इसके हर बाउंस का टाइम कम होता गया और इसका टोटल टाइम बहुत ही धीरे धीरे इंक्रीज होने लग गया और इवेंचुअली पहुंच गया 9.999 सेकेंड्स पे। और अब बहुत ज़्यादा टाइम के बाद इसका मान लो कि हर बाउंस का टाइम आ रहा है हमारा 0.00001 सेकेंड्स, तो हमारा टोटल टाइम इसका आ रहा था 9.99999 सेकेंड्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 सेकेंड्स। हमने किया T1 प्लस T2 प्लस T3 ऐसे जाते जाते इन्फिनिटी तक, जो कि हमारा एग्जैक्टली 10 सेकेंड नहीं आया था लेकिन 10 की तरफ टेंड किया था। अब हमने लिमिट्स कर तो दी, लेकिन क्या ये अप्रोक्सीमेशन है या फिर ये एग्जैक्ट वैल्यू है? ये कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ये एक एग्जैक्ट वैल्यू आती है। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू कैसे है इसे हम देखते हैं एक एग्जांपल से, कि हमारे घर पे हमारी मम्मी ने हमारे लिए एक रोटी बनाई। अब हमने क्या किया, रोटी खाई नहीं, उसके साथ भी मैथमेटिक्स करने लग गए। हमने उस रोटी को आधा तोड़ा, फिर उस आधे बचे हुए हिस्से को भी हमने फिर आधा तोड़ दिया, फिर उसके भी आधे को तोड़ दिया, फिर उसके भी आधे को तोड़ते गए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, हम बोर हो रहे थे। हमने सोचा क्या करें, तो चलो रोटी तोड़ते हैं। हमने रोटी इतनी ज्यादा तोड़ी लेकिन फिर भी एक पतली सी स्ट्राइप भी बच रही है, उसका भी हम आधा करते जा रहे हैं। लेकिन ये रोटी तोड़ने वाला सिलसिला कभी खत्म नहीं हो रहा, ये इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। अब हम उसे ऐड करने के लिए अगर लिमिट्स लगाते तो हम बोलते हैं कि हाफ रोटी प्लस 1/4 रोटी प्लस 1/8 रोटी प्लस ऐसे जाते 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 इन्फिनिटी तक। अब जब हम इसके एडिशन के अंदर लिमिट्स लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि लिमिट्स ऑफ एडिशन ऑफ ऑल रोटी इज इक्वल टू 1 रोटी। और ये सही भी है क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर इनिशियली हमको मम्मी ने कितनी रोटी दी थी, एक पूरी रोटी दी थी। तो इससे हमें पता चलता है कि लिमिट्स के अंदर जो हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं वो एक्चुअली अप्रोक्सीमेशन नहीं है, लिमिट से हमारी एक्चुअल वैल्यू आ रही है। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी के एक एग्जाम्पल से। इस एग्जाम्पल के अंदर हमें एक फंक्शन दे रखा है ये वाला, और इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से दिखता है। इसके अंदर x इज इक्वल टू 2 पे ओपन सर्कल है, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पे नॉट डिफाइंड रहेगा, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू 2 डाला तो x माइनस 2 हमारा हो जाएगा 0, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर इज नेवर 0। तो अब कई लोग सोच रहे होंगे इसको ऐसे क्यों लिखा। इसको हम ऐसे तो लिख सकते थे कि एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख लेते कि एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे एक्स माइनस 2 को एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कट, तो सिंपली आ जाएगा एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। हाँ इसे लिख सकते हैं, लेकिन हमें ये बात को ध्यान में रखना होगा कि x माइनस 2 जो कि ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर दिया था वो कभी भी 0 नहीं हो। ये 0 नहीं हो इसका मतलब कि x नेवर इक्वल टू 2, तो ये वाला ग्राफ आएगा एक्सेप्ट फॉर x इज इक्वल टू 2। तो हमारा ये वाला ग्राफ आ गया। अब इसके अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर पूछा है कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एच एक्स फॉर द वैल्यू ऑफ x वेरी नियर टू 2। मतलब एक तरह से हमें ये पूछा है कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2, ये हमसे पूछा है ऑफ एच एक्स। तो हम इसके अंदर निकालते, तो इसके अंदर निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ से धीरे धीरे बढ़ते जा रहे, इसके पास में जितनी वैल्यूज़ है वो क्या क्या आती है। उसके लिए हमने देखा कि -2 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो 0 पे इसकी वैल्यू 2 आ रही है, तो हमने 2 लिख लिया। अब 1.9 यहाँ पर इसकी वैल्यू आती है 3.9, फंक्शन में पुट करके देख सकते हैं। वैसे ही 1.99 पे 3.99, सिमिलरली 1.999999 पे 3.999999, ऐसी वैल्यूज़ आ रही है। तो इससे हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड से जा रहे हैं, मतलब x इज इक्वल टू 2 के लेफ्ट हैंड से जा रहे हैं, तो हमारी वैल्यू टेंड कर रही है 4 की तरफ, 4 से बस थोड़ा सा छोटा रह जाएगा। और अगर हम राइट साइड से जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू कैसे टेंड करेगी। 4 पे हमने वैल्यू देखी तो 6 थी, 3 पे देखी तो 5 थी, 2.1 पे 4.1 तक पहुंच गई, और ऐसे जाते जाते 2 पॉइंट बहुत सारे 0 1 पे 4 पॉइंट बहुत सारे 0 1 पहुंच गई। तो इसको भी हम देख सकते हैं कि डिक्रीज होते होते ये 4 की तरफ टेंड कर रही है। तो अगर हम चाहे लेफ्ट हैंड से देखें या राइट हैंड साइड से देखें, दोनों की तरफ 4 पे टेंड कर रही है, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी लिमिट की वैल्यू क्या होगी, 4। अब इसी एग्जाम्पल के अंदर जब हम लेफ्ट से गए थे इसको हम बोलते LHL, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, और अगर हम राइट से गए थे तो इसको बोलते RHL, मतलब कि राइट हैंड साइड लिमिट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अंदर यही दिया हुआ है कि हमें LHL और RHL, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों ढूंढनी है इस वाले फंक्शन के लिए। फंक्शन क्या दिया हुआ है कि फंक्शन होगा 1 अगर x 0 या 0 से छोटा है तो, और फंक्शन होगा 2 अगर x 0 से बड़ा है तो ये वाला हो गया।
तो इसका ग्राफ ऐसा सा कुछ दिखेगा। अब इसके अंदर हम अगर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालते फॉर लिमिट x टेंड्स टू 0, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या रहेगी, जो भी 0 के जस्ट नेगेटिव वाला, तो हमने निकाला कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 जस्ट माइनस, तो 0 से जस्ट छोटा नंबर पे क्या आ रही है हमारी वैल्यू, 1 ही आएगी ऑफ कोर्स, तो ये 1 आ गया। और अगर हम 0 से जस्ट आगे वाले को निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी ये, जो क्या है 2 है। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया। क्योंकि LHL और RHL ये दोनों इक्वल है ही नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस केस। अब एक एग्जांपल और ले लेते, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जो कि बहुत कॉमन सा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जिसका ग्राफ कुछ ऐसा सा होता है। बस इसके अंदर दे रखा है कि 1 पे इसकी वैल्यू 1 नहीं है, मतलब 1 पे इसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, और हमें निकालना है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 क्या होगा। जब हमें ये निकालना तो हमने फिर से एक टेबल बनाई जिसके अंदर हर x की वैल्यू के लिए f ऑफ x की वैल्यू निकाली। जब हमने 0.9 पे देखा तो इसकी वैल्यू 0.729 आ रही थी, 0.99 पे देखा तो ये आ रही थी, ऐसे 0.999 पे देखा तो ये आ रही थी। सिमिलरली 1.1 पे देखा तो ये आ रही थी, 1.01 पे ये वाली वैल्यू आ रही थी, और 1.001 पे ये वाली वैल्यू आ रही थी। तो हम इस ट्रेंड को देख सकते हैं, ये इस तरफ से और इस तरफ से 1 की तरफ पहुंच रहा है। तो लगभग हम बोल सकते हैं कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1, जो कि हमने ये लिखा है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 ऑफ x क्यूब, क्योंकि f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब था, इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब कुछ प्रॉपर्टीज पे ध्यान देते हैं, जैसे कि एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स की एल्जेब्रा के अंदर हम क्या करेंगे कि थियोरम है, जैसे पहली थियोरम यही है कि अगर दो लिमिट है f ऑफ x और g ऑफ x और दोनों एग्जिस्ट कर रही है, तो उसके अंदर लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस, मतलब कि इन दोनों फंक्शन को ऐड किया फिर उसका लिमिट लिया, इज इक्वल टू पहले फंक्शन का लिमिट लेके और दूसरे फंक्शन के लिमिट के अंदर ऐड कर दिया, ये दोनों सेम रहते हैं। सिमिलरली डिफरेंस के साथ होगा कि दो फंक्शंस है, उन दोनों का डिफरेंस पहले ले लो फिर उसकी लिमिट लो, या फिर पहले फंक्शन की लिमिट माइनस दूसरे फंक्शन की लिमिट करो, बात इक्वल है। सिमिलरली प्रोडक्ट के साथ भी यही होगा कि दोनों फंक्शन को पहले मल्टीप्लाई करके लिमिट लो या पहले लिमिट लेके मल्टीप्लाई करो, बात सेम हो जाएगी। और सिमिलरली ये होगा हमारा डिवीजन के अंदर भी, लेकिन डिवीजन के अंदर एक चीज याद रखनी है हमेशा, वेन एवर द डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो, डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जब जब जी ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो है तब तक वो वैलिड नहीं होगा। तो इसके अंदर भी सेम ही होगा कि एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स करके फिर लिमिट लो, या फिर लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड करो लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स से। अब देखते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है ये वाली, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मतलब है बहुत ईजी लेकिन काम बहुत ज़्यादा जगह आती है। कोई भी चीज़ प्रूफ करनी है तो भी उसमें कई जगह ये काम आ जाती है, कई सारे क्वेश्चन भी इसके आते हैं जिसके अंदर ये काम आती है। तो ये थ्योरम ये कहती है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए x की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस ए होगा n इंटू ए की पावर n माइनस 1, जिसके अंदर n है हमारा पॉजिटिव इंटीजर। इसे हम प्रूव ऐसे करते हैं कि x की पावर n माइनस ए की पावर n, इसको हम लिख लेते हैं x माइनस ए इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू ए प्लस एक्स की पावर n माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, ये लिख लेते हैं। अब इसे x माइनस ए से डिवाइड किया तो यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय x माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय x माइनस ए हो जाएगा, x माइनस ए से x माइनस ए कट। तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि लिमिट ऑफ x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a इंटू दिस वाला, ये वाला जो फंक्शन था वही वाला यहाँ लिखा है। अब ये वाला तुम देखो, यहाँ पे हर जगह x की जगह a पुट करो। जब हमने हर जगह a पुट किया तो हम देख सकते हैं कि हर वैल्यू a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन। तो फिर ये n टाइम्स a की पावर n माइनस 1 आया, तो इसे इसका आंसर हो जाएगा n इंटू a की पावर n माइनस 1। अब आती है हमारी नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम के अंदर यही बोला है कि दो फंक्शंस है, दोनों रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, दोनों की डोमेन भी सेम है, सच दैट f ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू g ऑफ x। मतलब ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है नीचे वाला, ये f ऑफ x का ग्राफ है, ये हमेशा g ऑफ x से छोटा है या फिर किसी कुछ पॉइंट पे इक्वल भी हो सकता है। तो अगर ऐसा हमें डेफिनेशन के अंदर दिया हुआ है, या हमें कोई फंक्शन है क्वेश्चन के अंदर दिए हुए और उसमें हमें पता है कि f ऑफ x g ऑफ x से हमेशा छोटा है, तो हमेशा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a ऑफ एफ एक्स, मान लो कि कोई भी a है, a ये भी हो सकता है, a ये भी हो सकता है, a ये भी हो सकता है, तो लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ एफ एक्स, मतलब कि मान लो कि ये a है, तो ये लिमिट इसकी लगभग यहाँ आएगी और g ऑफ x की यहाँ आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a एफ ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ g ऑफ x।
हमेशा, क्योंकि जी ऑफ एक्स हमेशा बड़ा ही क्वेश्चन के अंदर ही पता है हमें। तो ये थ्योरम 3 है, बहुत ईजी है। अब थ्योरम 4 पे आते हैं, सैंडविच थ्योरम। ये बहुत ही ज़्यादा मस्त है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी लगती है मुझे। सैंडविच थ्योरम क्यों? सैंडविच खाया होगा। अब सैंडविच के अंदर देखो 2 ब्रेड स्लाइसेस रहती है और बीच में कुछ भी डाल सकते, तुम्हारी मर्जी, चीज़ डालो, बटर डालो, कुछ भी डाल सकते। तो इसके अंदर भी यही है, 2 जो ब्रेड की स्लाइसेस है वो हमारे 2 फंक्शन है, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन, जो कि इसके अंदर है एच ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स, और बीच में जो तुम डाल रहे हो जैम वगैरह कुछ भी डाल रहे हो, तो वो है हमारा जी ऑफ एक्स। तो इसको हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट ए के ऊपर अगर हमने एच ऑफ एक्स की लिमिट निकाली, तो एच ऑफ एक्स की लिमिट मान लो ए आ रही है, एफ ऑफ एक्स की निकाली तो बी आ रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जी ऑफ एक्स की जो लिमिट है वो ए और बी के बीच में ही आएगी। क्यों बोल सकते हैं? थियरम नंबर 3 से बोल सकते हैं हम, इन दोनों के बीच में आएगी। किसी क्वेश्चन के अंदर मान लो कि एच ऑफ एक्स की ए आ रही है और एफ ऑफ एक्स की भी बी इज इक्वल टू ए, मतलब कि दोनों की लिमिट आ रही है हमारी ए, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जी ऑफ एक्स जो है उसकी भी लिमिट रहेगी ए। तो अभी हमने जो 4 थियरम्स पढ़ी, उन चारों थियरम से कई सारी इक्वेशंस प्रूव होती है, लेकिन उन सब में से कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं जो हम देखते हैं। पहली, साइन एक्स अपॉन एक्स अगर है और लिमिट एक्स टेंस टू 0 है तो हमेशा 1 होगी। इसे तो मैं तो ऐसे याद रखता था कि साइन एक्स अगर एक्स टेंस टू 0 है, मतलब एक्स की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा छोटी है, तो इसको हम एक्स लिख सकते हैं। मैं तो ऐसे याद रखता था, तो इससे मतलब ऑफिशियली रिजल्ट ये है। और दूसरा रिजल्ट है कि 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंस टू 0 अगर लिमिट है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। और तीसरा है कि ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। इसको भी मैं ऐसे याद रखता था कि अगर ई की पावर एक्स माइनस 1 है और एक्स की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0 है, मतलब टेंस टू 0 है, तो ये हो जाता है एक्स। ये दोनों चीज़ तो मैंने हमेशा ऐसे ही याद रखी है और क्वेश्चंस के अंदर बहुत काम आती है, तो डायरेक्टली हमारा हो जाता है। लेकिन बोर्ड्स के अंदर अगर क्वेश्चन आए तो हमें इस टाइप से, इस फॉर्मेट में ही लिखना है। तो फर्स्ट वाली लिमिट को प्रूफ करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं सैंडविच थियरम, जिसका मैंने एक हिंट यहाँ दे दिया। एक बार खुद ट्राई करके देखो, बाकी आगे तो हम कर ही लेंगे। अब हम प्रूफ करेंगे कि साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स टेंस टू 0 1 होता है सैंडविच थियरम से। ये वाला रिलेशन जो कि मैंने हिंट दिया था, ये कहाँ से आया, इसे ही प्रूफ करेंगे। मान लेते कि एक सर्कल है और इसका रेडियस है आर, ये आर हो गया, ये आर हो गया, इसका रेडियस है आर। सी डी इसके सरकमफ्रेंस से ओ ए पे परपेंडिकुलर है और ए बी भी परपेंडिकुलर है ओ ए पे, और ए सी हमने कनेक्ट कर दिया। तो बस ये थी हमारी ज्योमेट्री, हमने ये बनाया। अब ज्योमेट्रिकली हम प्रूफ करेंगे कि ये वाला जो रिलेशन था कि cos x इज लेस देन sin x बाय x इज लेस देन 1, ये वाला रिलेशन हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि ए ओ सी जो ट्राइंगल है हमारा, इसका एरिया ए ओ सी सेक्टर से छोटा है, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये सेक्टर के अंदर तो काउंट हो रहा है लेकिन ट्राइंगल के अंदर काउंट नहीं हो रहा। इस वाले सेक्टर का एरिया इस वाले ट्राइंगल से छोटा है, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसके अंदर ये वाला एरिया नहीं है सेक्टर के अंदर। तो हमने लिख लिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ सी इज लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो ट्राइंगल ऑफ ओ ए सी क्या होगा? ओ ए सी, ट्राइंगल ओ ए सी क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इसका हो गया रेडियस आर और हाइट हो गया सी डी। तो हमने लिख लिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब सेक्टर का एरिया कितना होगा? सेक्टर का एरिया क्या होता है? जितने एंगल है, एक्स जो है हमारा वो है एंगल। अब x डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का रहता है एरिया, उसमें से अगर हम x वाला हिस्सा ले रहे हैं, x डिवाइडेड बाय 2 पाई हो जाएगा पूरा एंगल, मतलब 180 डिग्री। तो x बाय 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका एरिया, इस सेक्टर का एरिया। तो यही हमने लिख लिया x बाय 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर इज लेस देन। अब ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस जो कि है r इंटू हाइट जो कि है ए बी, हाफ इंटू आर इंटू ए बी। और यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ सी के अंदर पाई से पाई कट जाएगा, तो ये बच जाएगा x बाय 2 इंटू आर। अब ये बच गया। अब r बाय 2 कैंसिल कर देंगे, r बाय 2 यहाँ से कैंसिल, r बाय 2 यहाँ से कैंसिल और r बाय 2 यहाँ से कैंसिल। तो हमारे पास बचेगा कि सी डी इज लेस देन एक्स आर इज लेस देन ए बी। अब सी डी एक्चुअली है क्या? सी डी ये है, इसको हम लिख सकते हैं कि r साइन एक्स। क्यों? क्योंकि साइन एक्स क्या हो जाता है? सी डी डिवाइडेड बाय ओ सी। तो हम इसको लिख सकते हैं r साइन एक्स। सिमिलरली ए बी को हम लिख सकते हैं r टेन एक्स, क्योंकि ए बी ये है और टेन एक्स क्या हो गया? ए बी डिवाइडेड बाई ओ ए, और ओ ए हमारा r है, तो इसको लिख सकते हैं हम r टेन एक्स
इज इक्वल टू ए बी, वो हमने यहाँ लिख दिया आर टेन एक्स इज इक्वल टू ए बी। अब ये रिलेशन आया, इसके अंदर से हम आर को कैंसिल करते हैं क्योंकि आर तो हमेशा पॉजिटिव ही है तो साइन चेंज नहीं होगा। आर को जब कैंसिल किया तो साइन एक्स इज लेस देन एक्स इज लेस देन टेन एक्स आ गया। अब ये वाला जो इंपॉर्टेंट है, ये वाला रिलेशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या पता चल रहा है, एक बार ग्राफिकली देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और हमारा ये है हमारा y इज इक्वल टू एक्स। तो साइन एक्स का जो ग्राफ है, जो कि हम ऐसे बना देते हैं कि ये लेकिन ये हमेशा 1 से छोटा रहेगा, तो फिर इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा आएगा। इन रियलिटी इसका ग्राफ ऐसा ही होगा। जो कई लोग बनाते हैं ऐसे करके ये ग्राफ, ये गलत ग्राफ होता है। इसका ग्राफ ऐसा होता है। और 10x का ग्राफ अगर हम देखें तो 10x का ग्राफ आएगा हमारा कुछ इस टाइप से कि मतलब माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे और प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे, ये हो गया पाई बाय 2। और ये हमेशा जब भी नेगेटिव साइड है, मतलब नेगेटिव ऑफ 0 है, तब ये हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे, और जब भी पॉजिटिव साइड है तब एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो जब हम 0 से लेके पाई बाय 2 की बात कर रहे हैं तो साइन एक्स हमेशा 1 से छोटा है और टेन एक्स हमेशा 1 से बड़ा है। ये वाला ग्राफ हमेशा याद रखना। अब ये रिलेशन आ गया हमारा कि साइन एक्स इज लेस देन एक्स इज लेस देन टेन एक्स। अब इस रिलेशन के अंदर अगर हम x से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है हमारा sin x बाय एक्स इज लेस देन 1 इज लेस देन 10x बाय एक्स। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में काम आएगा, यहाँ पे काम नहीं आएगा, ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दिया। लेकिन इसके पहले हम यहाँ आ गए थे कि sin x इज लेस देन x इज लेस देन 10x। अब इसे हम sin x से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि 0 से पाई बाय 2 के अंदर sin x पॉजिटिव रहता है तो साइन चेंज नहीं होगा, इसका लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा। जब हमने sin x से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया sin x बाय sin x इज इक्वल टू 1 x बाय sin x, ये आ गया, और 10x बाय sin x जो कि हो जाएगा 1 बाय cos x। तो 1 इज लेस देन x बाय sin x इज लेस देन 1 बाय cos x। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल लेते ही हमारे पास आ गया कि 1 ग्रेटर देन sin x बाय x ग्रेटर देन cos x। तो इससे हमारा वो वाला जो रिलेशन था कि cos x इज लेस देन sin x बाय x इज लेस देन 1, ये वाला आ गया। अब ये रिलेशन तो आ गया। अब हम सैंडविच थ्योरम लगा के ये प्रूफ करेंगे कि लिमिट ऑफ sin x अपॉन x व्हेन x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ये करते हैं हम। तो क्योंकि हमारा ये वाला रिजल्ट आ गया था, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ cos x क्या होता है। cos x जब x 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो ऑफ कोर्स cos x की वैल्यू हो जाती है 1, और कांस्टेंट फंक्शन जो कि 1 है, हमेशा 1 है, उसका लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होगा, ऑफ कोर्स कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका 1 ही रहेगा। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और sin x बाय x फिर लिमिट इसकी सैंडविच थ्योरम से, क्योंकि 1 की भी लिमिट x टेंड्स टू 0 1 हो रही थी और cos x की भी लिमिट x टेंड्स टू 0 1 हो रही थी, तो sin x बाय x की भी लिमिट x टेंड्स टू 0 1 ही होगी। तो देयरफॉर लिमिट ऑफ sin x बाय x व्हेन x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1, सैंडविच थ्योरम से आ गया। सिमिलरली अब हम प्रूफ करेंगे कि दूसरा वाला जो रिलेशन था कि 1 माइनस cos x अपॉन x इज इक्वल टू 0 व्हेन x टेंड्स टू 0, इसको प्रूफ करते हैं। तो सिमिलरली हमने जब sin x अपॉन x को 1 प्रूफ कर दिया व्हेन x टेंड्स टू 0, इसकी हेल्प से हम थोड़ा बहुत इसको प्रूफ करेंगे कि 1 माइनस cos x अपॉन x इज इक्वल टू 0 है। तो 1 माइनस cos x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू साइन स्क्वायर x बाय 2, क्योंकि cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो 1 माइनस cos 2x क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर x, ये हो जाएगा रिजल्ट। अब इसमें x की जगह x बाय 2 डाल दो तो ये आ गया हमारा। अब इस चीज़ को हम इसके अंदर लिखते हैं। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन x, ये हो गया साइन x बाय 2 इंटू साइन x बाय 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, और जो 2 था उसको नीचे लेके गए डिवाइडेड बाय x बाय 2, ये आ जाएगा। अब इसके अंदर हमने थ्योरम लगाई जो अलजेब्रा वाला था कि f ऑफ x इंटू जी ऑफ x की लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x इंटू लिमिट ऑफ जी ऑफ x, इसके अंदर काम आता है। और इसके अंदर ऐसा हुआ कि हमने इसको अलग ले लिया और इसको अलग ले लिया, एक साइन x बाय 2 को अलग ले लिया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ साइन x बाय 2 अपॉन x बाय 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ साइन x बाय 2, इसकी वैल्यू तो हो गई 1, जो कि हमने अभी प्रूफ की थी कि साइन x बाय x की लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0 1 होती है, इसकी लिमिट तो हो गई 1, और इसकी लिमिट हो जाएगी हमारी 0। तो 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। इससे प्रूफ हो गया हमारा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन x इज इक्वल टू 0। तो हमारा 11th क्लास का लिमिट्स का बेसिक पूरा कवर हो चुका है, और ये जो पार्ट है लिमिट्स का ये सबसे बेसिक है कैलकुलस का। मतलब अगर इसमें तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर तुम्हें पूरे कैलकुलस के अंदर कन्फ्यूजन चलेगा। तो ये वाला जो पार्ट है लिमिट्स का, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो
लिमिट्स पूरा तो हो गया, अब इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैथ्स इज़ नॉट अबाउट जस्ट सीइंग द स्लाइड्स और सीइंग द वीडियो एंड लर्निंग, इट्स अबाउट प्रैक्टिसिंग। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा स्ट्रांग होगा मैथ्स। तो करनी तो तुम्हें पूरी एक्सरसाइज 13.1 है 11th क्लास की, चैप्टर नंबर 13th। तो 13.1 तुम्हें पूरी करनी है, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि तुम्हें करने ही करने हैं, मतलब इन्हें तो छोड़ ही नहीं सकते तुम लोग। वो मैंने ऐसे इसके अंदर मार्क कर दिए जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे। जैसे 13.1 के ये सारे क्वेश्चंस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाले तो तुम्हें सारे करने ही करने हैं, इसको तुम छोड़ नहीं सकते। और फॉर फर्दर प्रैक्टिस मैंने टॉपिक वाइज भी लिख दिए है कि लिमिट्स की जो बेसिक डेफिनेशन थी उससे सॉल्व होने वाले सबसे इजी क्वेश्चंस ये सारे। फिर जो 0/0 फॉर्म आती है, जैसे sin x/x हो गया, या वह कुछ भी अलग अलग फंक्शंस हो गए जिसके अंदर 0/0 फॉर्म आती है वो वाली वैल्यू डालने से, तो उसके भी कुछ क्वेश्चंस है। जैसे 13.1 के ये 4 क्वेश्चंस, ये 3 क्वेश्चंस और एक एग्जांपल नंबर 2। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना ताकि तुम्हें टॉपिक वाइज कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तुम जैसे ये वाला पढ़ रहे हो, लिमिट्स की डेफिनेशन पढ़ी तो तुमने ये वाले क्वेश्चंस कर लिए, फिर 0/0 फॉर्म पढ़ा तो तुमने ये वाले क्वेश्चंस कर लिए। ये वाला जो फॉर्मूला था जो कि मैंने लेक्चर के अंदर बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो इसके लिए मैंने ये वाले क्वेश्चन मार्क किए। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, तो ये वाले कुछ क्वेश्चंस है जो कि तुम्हें करने हैं इस वाले फॉर्मूले को प्रैक्टिस करने के लिए। ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिस लिमिट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट्स निकालनी है उन सब के लिए ये वाले सारे क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो तुम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने के लिए। और कई सारे क्वेश्चन है कि इवेल्युएट लिमिट दिस, और कई सारे निकलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, और अगर करती है तो उसकी वैल्यू क्या है, वो सारे निकालने के लिए ये वाली एक्सरसाइज है। अब ये वाले जितने क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से ही आते हैं। तो ये वाला तो मस्ट है, ये वाला तो तुम्हें कर ही लेना। तो इसके अंदर वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस के हिसाब से, ये और ये, जो कि ये वाला तो सबसे मस्ट है, ये सारे तुम प्रैक्टिस कर लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी बेसिकली क्या है, देखो कॉन्टिन्यूटी ऐसा है कि मान लो कि ये ग्राफ तुम्हें दिया हुआ है। अब इस ग्राफ के अंदर अगर तुम कोई भी ग्राफ बना रहे हो फंक्शन का, जैसे ये मैं बना रहा हूँ और मैंने पेन नहीं उठाया, ये फंक्शन है जिसके अंदर मैंने पेन नहीं उठाया, तो ये है कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अगर इसी की जगह मान लो कि मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूँ कि ये मैं चल रहा हूँ लेकिन यहाँ पे मैंने पेन उठाया और ये वाला पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता और फिर मैं आगे बढ़ गया, तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया, क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर मैंने उठा लिया अपना पेन, तो ये हो गया डिसकंटिन्यूस। अब जैसे फैमिलियर एग्जांपल्स लेते, जैसे कि 10x लेते, तो 10x का ग्राफ कुछ ऐसा रहता है, फिर नीचे से फिर से स्टार्ट होके ये, तो इसके अंदर 10x के अंदर फंक्शन यहाँ से यहाँ तक तो कंटिन्यूस था, लेकिन यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूस हो गया क्योंकि यहाँ पर हमने पेन उठा लिया। फिर यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस था, लेकिन फिर यहाँ पे हमारा डिसकंटिन्यूस हो गया क्योंकि यहाँ पर फिर से हमें पेन उठाना पड़ रहा है। तो 10x का ग्राफ भी ऐसे ही डिसकंटिन्यूस हो जाएगा कुछ कुछ पॉइंट्स पे। अब जैसे कि sin x है, sin x सोचोगे क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा या नॉन कंटिन्यूस रहेगा? ऑफकोर्स कंटिन्यूस रहेगा क्योंकि sin x का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो फिर इसके अंदर हम पेन उठा ही नहीं है, तो sin x हो गया, cos x हो गया, ये सारे प्योरली कंटिन्यूस है, ये कहीं पे भी डिसकंटिन्यूस नहीं हो रहे। तो सिंपली ये कंसेप्ट है कि अगर तुमने पेन उठा लिया कहीं पे ग्राफ बनाते बनाते तो वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, और कंटिन्यूटी के लिए हमें पेन नहीं उठाना और नॉर्मल फंक्शन का ग्राफ बनाना है। तो डेफिनेशन अगर देखें तो ये बोला जाता है इसके अंदर कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c माइनस, मतलब कि LHL निकाला जो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, और लिमिट x टेंड्स टू c प्लस जो कि RHL निकाला हमने राइट हैंड साइड लिमिट, और जो c के ऊपर वैल्यू है, ये तीनों अगर सेम है किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे वो वाला फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा। बेसिकली यही है, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ c, ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है। अगर ये है ट्रू तो मतलब कि उस पॉइंट पे तुम्हारा फंक्शन कंटिन्यूस है। अब कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, ये तो पॉइंट पे देख लिया हमने कि इस पॉइंट पे हमारा कंटिन्यूस है, तो ऐसे फंक्शन को देखने के लिए किसी इंटरवल के अंदर कि वो कंटिन्यूस है या नहीं, कि मतलब a से b क्लोज ब्रैकेट के अंदर वो कंटिन्यूस है या नहीं, तो उसके लिए मान लो रैंडमली ये वाला ग्राफ दिया हुआ है, ये a हो गया और ये b हो गया। तो सबसे पहले इसके अंदर 3 कंडीशंस रहती है, 3 स्टेप्स रहते हैं, स्टेप a, स्टेप b और स्टेप c। सबसे पहले स्टेप के अंदर हमें देखना है कि a से b के अंदर क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है, मतलब ये कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा। जैसे मान लो यहाँ पे अगर ब्रेक हो जाता तो ये डायरेक्टली डिसकंटिन्यूस हो जाता है a से b के बीच में, तो a से b के बीच में हमें देखना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। फिर सेकंड स्टेप है कि a का RHL निकालना है, a पॉइंट पे हमें RHL निकालना है, फिर देखना है कि RHL इज इक्वल टू f ऑफ a है या नहीं है। तो हमने निकाल दिया कि लिमिट x टेंस टू a प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए है या नहीं है, और अगर है तो ये फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन नहीं होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि b के LHL देखेंगे,
बी का LHL, बी का LHL देखा तो इसके अंदर भी सेम लिमिट ऑफ x टेंस टू b माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये होना चाहिए, और अगर है तो ये फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। अगर ये 3 स्टेप्स कंफर्म हो गए तुम्हारे तो इसका मतलब तुम बोल सकते हो कि वो वाला फंक्शन a से b के अंदर कॉन्टीन्यूअस है। सिंपल सा है। अब किसी भी फंक्शन के डिसकंटिन्यूटी होने के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? तो रीजंस या तो ये हो सकते हैं कि या तो LHL उसका और RHL दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक एग्जांपल है ये जो कि हमने लिमिट्स की एक्सरसाइज के अंदर ये एग्जांपल लिया था कि अगर x 0 से कम है तो इसकी वैल्यू 1 आ रही थी, और अगर 0 से ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू 2 आ रही थी, और 0 पे भी वैल्यू इसकी 1 है तो 2 पे हो जाएगा ओपन ब्रैकेट और 1 पे हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट। अब इसके अंदर LHL अगर हम देखें तो 1 आ रहा है, RHL अगर हम देखें तो 2 आ रहा है। ये दोनों एग्जिस्ट कर रही है लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस है। सेकंड, अगर ये दोनों एग्जिस्ट करती है और दोनों इक्वल भी है लेकिन एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है, इसका मतलब, इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लो कि ऐसे नॉर्मल एक कांस्टेंट फंक्शन है लेकिन इस पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऐसे तो इसकी वैल्यू 1 है लेकिन एट x इज इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू हो जाती है 2, बाकी हर जगह ये 1 है। तो फिर इसके अंदर भी अगर ग्राफिकली देखिए तो हमने यहाँ से यहाँ तक तो बनाया, उसके बाद हमने पेन उठा लिया और ये बना दिया, उसके बाद हमने फिर से यहाँ से यहाँ तक बना दिया, तो इसके अंदर पेन उठाए तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा। अब इसके अंदर हमारा LHL क्या है? 1 है, RHL क्या है? वो भी 1 है। ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल भी है लेकिन 0 के ऊपर इसकी वैल्यू 2 है, तो फिर ये 2 और 1 इक्वल नहीं है, एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है LHL और RHL, तो इसके हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब अगर एफ ऑफ ए नॉट डिफाइन है, एफ ऑफ ए नॉट डिफाइन एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि मान लो कि तुम्हारा फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, जो कि हमने लिमिट्स वाली एक्सरसाइज के अंदर ये वाला एग्जाम्पल लिया था। अब इसके अंदर x इज इक्वल टू 2 पे ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो किसी ने तुमसे पूछा कि क्या ये फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है या नहीं है, तो ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 2 पे नॉट डिफाइन है, तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 पे। अब फोर्थ है कि इसको डिसकंटिन्यूटी के एक और रीजन है कि एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कि मतलब या तो RHL एग्जिस्ट नहीं कर रही या फिर LHL एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फिर भी वो वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूस रहेगा। अब ज्योमेट्रिकली मैंने एक ग्राफ के अंदर हर चीज़ बता दी कि कैसे कैसे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस रह सकता है। जैसे कि ये फंक्शन 1 पे डिसकंटिन्यूस है क्योंकि 1 पे इसका LHL और RHL दोनों अनइक्वल है, तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया। 2 पे डिसकंटिन्यूस है क्योंकि 2 पे ये डिफाइन नहीं हो रहा, 2 पे एफ ऑफ 2 इज़ नॉट डिफाइंड। 3 पे डिसकंटिन्यूस है क्योंकि LHL और RHL तो इक्वल है लेकिन दिस इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 के इक्वल होता तो ये कंटिन्यूस रहता, लेकिन 4 पे ये कंटिन्यूस है क्योंकि LHL और RHL दोनों इसका 1 है और एफ ऑफ 4 भी इसका 1 है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला फंक्शन है ये 1, 2 और 3 पे डिसकंटिन्यूस है लेकिन 4 पे ये कंटिन्यूस है। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंटिन्यूस फंक्शन। जैसे कि उसके अंदर अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स देखा था हमने, वैसे इसके अंदर अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन देखेंगे। कि मान लो कि दो फंक्शंस है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ये दोनों के दोनों कंटिन्यूस फंक्शंस है, तो फिर हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस रहेगा और एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस रहेगा और एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस रहेगा। लेकिन एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स को कंटिन्यूस में एक कंडीशन है कि जी ऑफ एक्स तब जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये 3 अलजेब्रा की प्रॉपर्टी है इसके कंटिन्यूस फंक्शन के। अगर इन 3 में से कोई भी प्रॉपर्टी है तो फिर वो पॉलिनोमियल भी कंटिन्यूस फंक्शन ही रहेगा। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि x cos x है, क्या ये कंटिन्यूस है? हाँ ये कंटिन्यूस है क्योंकि x भी कंटिन्यूस है और cos x भी कंटिन्यूस है पूरे इंटरवल के अंदर, तो x cos x भी हमारा कंटिन्यूस रहेगा। सिमिलरली x sin x हो गया, cos x इंटू साइन एक्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सारे कंटिन्यूस फंक्शन रहेंगे। अब जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन में बोला है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k सो दैट द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू kx अपॉन मॉड ऑफ x इफ x इज लेस देन 0 और 3 इफ x इज ग्रेटर देन 0 इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। ये हमें देखना है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि x इज इक्वल टू 0 देख रहे हैं, तो सबसे पहले इसका LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, वो दोनों देखेंगे कि वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। एग्जिस्ट करते हैं तो वो दोनों सेम है या नहीं है, और अगर वो दोनों सेम भी है तो वो f ऑफ 0 की इक्वल है या नहीं है। f ऑफ 0 हमें दिया हुआ है 3। अब हम देखते हैं LHL और RHL निकाल के। RHL क्या हो जाएगा? RHL के अंदर हम x को रख देंगे 0 प्लस h और LHL के अंदर क्या हो जाएगा? x को हम रख देंगे 0 माइनस h। तो जब हमने 0 प्लस h रखा
मतलब कि x ग्रेटर देन 0 है तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, तो ये 3 आ गई। अब LHL के अंदर जब वो 0 से जस्ट छोटा है, 0 से जस्ट छोटा मतलब कि इस वाले के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब इसके अंदर हमने x को डाल दिया 0 माइनस एच, जो कि होता है माइनस एच, तो k इंटू माइनस एच डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू माइनस के। इसको कंटिन्यूस होने के लिए ऐसा है कि माइनस के आ रही है इसकी LHL और RHL और इसकी f ऑफ 0 इसकी 3 थी, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर माइनस के इक्वल टू 3 भी हो गया तो ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस रहेगा। अब इसको कंटिन्यूस करने के लिए हम बोल सकते हैं कि k इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया। जब भी k इज इक्वल टू माइनस 3 है तो ये कंटिन्यूस है 0 पे, अगर k इज इक्वल टू माइनस 3 नहीं है तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 पे। अब हम करते हैं एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स। तो एग्जांपल नंबर 11 करते हैं एनसीईआरटी का। इसके अंदर बोला है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f। एक फंक्शन हमें दिया हुआ है जो कि ऐसे डिफाइन हो रहा है, जो कि x अगर लेस देन 1 है तो x प्लस 2 होगा, x ग्रेटर देन 1 है तो x माइनस 2 होगा, और अगर x इक्वल टू 1 है तो वो 0 हो जाएगा। तो इसके अंदर हमें सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है। तो जब हमने इसका ग्राफ बनाया, x जब लेस देन 1 है, ये 1 पॉइंट है, जब ये लेस देन 1 है तो इसका ग्राफ हो जाएगा x प्लस 2 का ग्राफ हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो इसका ग्राफ हो जाएगा x माइनस 2 का, और अगर ये 1 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। अब ग्राफ से तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये 1 पे डिसकंटिन्यूस है, बाकी सब पे कॉन्टीन्यूस है। लेकिन हम इसे देखते हैं मैथमेटिकली, तो f ऑफ x हम ये बोल सकते हैं कि f ऑफ x इज कंटिन्यूस फॉर r एक्सेप्ट फॉर 1। यहाँ बोल सकते हैं कि हम ये कंटिन्यूस है, लेकिन 1 पे हम नहीं बोल सकते कंटिन्यूस है। तो 1 पे हमें चेक करना होगा कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम 1 पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालते। जब हमने LHL निकाला तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस x प्लस 2, क्योंकि जब 1 से वो छोटा है तो इसका फंक्शन x प्लस 2 होगा, तो ये हो गया। अब इससे हमने जब 1 डाला तो इसकी वैल्यू आ गई 3, तो हमारा LHL निकल गया 3। अब हम RHL निकालेंगे। RHL जब हमने निकाला x इज इक्वल टू 1 पे, तो हमारा RHL निकलेगा 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, जो कि हम देख भी सकते हैं यहाँ पे 3 आ रहा था और यहाँ पर -1 आ रहा था। तो LHL और RHL हमने निकाल दिया, और f ऑफ x इज एट 1 हमें पता है 0। अब ना LHL इज इक्वल टू RHL हो रहा है कि ना ही वो दोनों इक्वल टू f ऑफ 1 हो रहे हैं। तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि LHL और RHL और f ऑफ 1 ये तीनों ही सेम नहीं हो रहे। तो ऑब्वियसली f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे f ऑफ x डिसकंटिन्यूस ही रहेगा। तो इसका आंसर हो गया कि x इज इक्वल टू 1 पे ये डिसकंटिन्यूस है, बाकी हर जगह ये कंटिन्यूस है। अब ये कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि हमेशा कंटिन्यूस रहते हैं, और ये याद रखना है हमें कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, x² प्लस 4, x की पावर 10 प्लस समथिंग समथिंग x की पावर 9 प्लस ऐसे कुछ भी दे दिया, ये कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो हमेशा कंटिन्यूस रहेगा। और साइन एक्स फंक्शन हो गया, कॉस एक्स फंक्शन हो गया, जिनका ग्राफ ऐसे बनते हैं, ये सारे के सारे कंटिन्यूस है। और मॉड एक्स मतलब मॉड्यूलस ऑफ एक्स, मतलब कि अगर x -1 है तो मॉड एक्स हो जाएगा 1, x इज इक्वल टू +3 है तो मॉड एक्स हो जाएगा +3। मतलब कोई भी है उसका साइन हटा के उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है तो वो मॉड एक्स हो जाएगा। उसका ग्राफ कुछ बनता है ऐसे। तो ये भी हमारा कंटिन्यूस होगा, कहीं पे भी डिसकंटिन्यूस नहीं है। तो ये वाले जो फंक्शंस है ये हमेशा कंटिन्यूस रहते हैं और ये हमें याद रखना है। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। ये वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जैसे हमने बोला कि साइन एक्स कंटिन्यूस है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसका प्रूफ तो करवाओ, ऐसे तो ना याद रखेंगे। इसका प्रूफ क्वेश्चन में पूछ लेते कई बार वो लोग कि साइन एक्स की कंटिन्यूटी को प्रूफ करो। तो साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये होता है। अब हम देखते हैं कि लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 ऑफ साइन एक्स क्या होता है। जब x टेंस टू 0 होता है तो इसका LHL भी 0 आएगा, RHL भी 0 आएगा, और 0 पे इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 0, क्लियरली बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स, ये हर रियल नंबर पे डिफाइंड है। तो कोई भी एक नंबर मान लेते हैं कि कोई भी c नंबर है नंबर लाइन पे जो कि रियल नंबर है। अब हमने अगर किसी भी रैंडम, हमने c को कोई स्पेसिफिक नहीं लिया, c को कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट ले लिया नंबर लाइन पे। अब वहाँ पर हम देखते हैं कि c पे ये कंटिन्यूस है या नहीं। अगर c पे ये कंटिन्यूस है तो मतलब नंबर लाइन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस रहेगा, मतलब कि पूरी की पूरी साइन एक्स फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूस रहेगा। तो हमने मान लिया कि x इज इक्वल टू c। तो जब हम इसका RHL निकालेंगे तो c प्लस एच डाल देंगे, और अगर LHL निकालेंगे तो c माइनस एच डाल देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिमिट x टेंस टू c ऑफ f ऑफ x, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c ऑफ साइन ऑफ x। f ऑफ x हमारा साइन ऑफ x दिया। अब इसके अंदर x को हम डाल देते हैं c प्लस एच।
जब सी प्लस एच डाला तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वो हमने यहाँ लगा दिया। अब लिमिट्स के अंदर रिकॉल करो कि हमने क्या पढ़ा था। लिमिट्स के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है, उसको हम लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स। वैसे ही हमने यहाँ किया है कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन प्लस दिस फंक्शन था, तो इसको हमने अलग अलग कर दिया। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन सी कॉस एच प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस सी साइन एच, तो हमारे ये आ जाएगा साइन सी प्लस जीरो इज इक्वल टू साइन सी। तो हमारा एल एच एल आ गया साइन सी। हमारा सिमिलरली आर एच एल भी हम अगर निकालेंगे तो सी माइनस एच हो जाएगा, सी माइनस एच हो जाएगा तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, तो फिर ये फिर भी जीरो रहेगा, तो साइन सी माइनस जीरो आ जाएगा एल एच एल जब हम निकालेंगे। तो आर एच एल और एल एच एल दोनों इक्वल है, जो कि इक्वल टू है साइन सी के, और साइन सी क्या है, साइन सी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। अब ये तीनों चीज़ सेटिस्फाई हो गई, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हर सी पे, कोई भी सी पॉइंट है आर्बिट्री नंबर लाइन पे, मतलब कि पूरी रियल नंबर लाइन के ऊपर साइन एक्स कॉन्टीन्यूस है, तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। तो हमने प्रूफ कर दिया कॉस एक्स के लिए। सिमिलरली एक होमवर्क टाइप मान लो कि एक बार खुद ट्राई करके देखना, खुद ट्राई करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी हमने साइन एक्स को प्रूफ किया, कॉस एक्स को भी प्रूफ करना है। कॉस एक्स को तुम लोग एक बार या तो वीडियो पॉज करके अभी प्रूफ कर लो, या फिर इस वीडियो के बाद खुद प्रूफ करना। फिर कॉस एक्स तुम प्रूफ करोगे खुद, तो तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब साइन एक्स हमने प्रूफ कर दिया, कॉस एक्स हमने प्रूफ कर दिया। अब एक प्रॉपर्टी थी कि अगर एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस रहेगा इफ़ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस और जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स। तो ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, तो ये भी कंटिन्यूस होना चाहिए। हाँ ऑफकोर्स टेन एक्स कंटिन्यूस है, बट इसके साथ एक कंडीशन भी थी कि जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जी ऑफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर कॉस ऑफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। तो जब कॉस एक्स जीरो हो रहा है तब तक ये इसका हम कंटिन्यूटी का बोल नहीं सकते, लेकिन बाकी के पॉइंट्स जब कॉस एक्स जीरो नहीं है तब ये कंटिन्यूस है, जो कि हमने देखा भी है कि टेन एक्स अगर आप कुछ ऐसा होता है, टेन एक्स अगर आप कुछ ऐसा होता है और फिर वो नीचे से स्टार्ट होके फिर से आता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये कंटिन्यूस है, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस, फिर से यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस। तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि टेन एक्स भी कंटिन्यूस है एक्सेप्ट फॉर द पॉइंट्स व्हेन कॉस एक्स इज जीरो। तो अब थियरम टू कंटिन्यूटी की लास्ट थियरम है, जो कि 2020 के सिलेबस में नहीं है क्योंकि इसके अंदर कॉम्पोजिट फंक्शंस आते हैं, लेकिन बाकी स्टेट बोर्ड्स के लिए है। तो फिर एफ ऑफ जी क्या होता है, एफ ओ जी हो जाता है हमारा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इसके अंदर यही बताया है कि अगर फंक्शन एफ और फंक्शन जी दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन है और एफ ओ जी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब डिफाइन है एट पॉइंट सी, तो एफ ओ जी कंटिन्यूस सी पे तब रहेगा जब जी इज कंटिन्यूस एट सी एंड एफ इज कंटिन्यूस एट जी ऑफ सी। तो ये चीज़ आप हमें याद रखनी कि एफ इज कंटिन्यूस एट जी ऑफ सी और जी इज कंटिन्यूस एट सी। ये हुआ तो वो कंटिन्यूस रहेगा। एग्जाम्पल मान लेते हैं, मान लो कि साइन ऑफ कॉस एक्स है। अब इसको हम लोग को देखना है कि कोई भी पॉइंट मान लो पाई बाय 4 मान लेते हैं। पाई बाय 4 पे ये कंटिन्यूस है या नहीं ये फंक्शन, तो हम देखते हैं कि इसको कंटिन्यूस होने के लिए, मतलब ये एफ ओ जी लिखा हुआ है एक तरह से, तो इसके अंदर जी फंक्शन जो कि अंदर वाला कॉस एक्स, ये कंटिन्यूस है एफ पाई बाय 4 पे। हाँ ये कंटिन्यूस है पाई बाय 4 पे ऑफकोर्स। अब साइन ऑफ एक्स, अब इसको देखना पड़ेगा हमें, एफ इज कंटिन्यूस एट जी ऑफ सी, मतलब कि साइन ऑफ कॉस पाई बाय 4 कितना होता है 1/√2, साइन ऑफ 1/√2 मतलब कि साइन एक्स 1/√2 पे कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। अगर ये कॉन्टीन्यूस हुआ तो एफ ओ जी भी कॉन्टीन्यूस रहेगा, और हमें पता ही है कि साइन एक्स पूरी नंबर लाइन पे कॉन्टीन्यूस रहता है, तो इस पॉइंट पे तो ऑफकोर्स कॉन्टीन्यूस रहेगा ही रहेगा। तो कॉन्टीन्यूटी हमारा पूरा हो गया है। अब इसके अंदर देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। तो अभी मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे देता हूँ, जितना आपने पढ़ा है उसमें टॉपिक वाइज तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ थी कि कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ है, गिवन पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। उसके लिए ये वाले सारे क्वेश्चंस कर लेना, बढ़िया हो जाएगा। अब कंटिन्यूटी एट एनी पॉइंट, अगर तुम्हें किसी फंक्शन की पूरी कंटिन्यूटी फाइंड करनी है किसी भी एनी पॉइंट पे, तो फिर उसके लिए ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। इसके अंदर एग्जाम्पल्स काफ़ी अच्छे हैं, तो ये वाले एग्जाम्पल सारे प्रैक्टिस कर लेना एक बार। अब चेकिंग ऑफ
कॉन्टिन्यूटी यूजिंग RHL और LHL। RHL LHL का कंसेप्ट अगर तुम्हें एकदम परफेक्ट करना है तो पूरे 5.1 एक्सरसाइज में ज़्यादातर क्वेश्चन LHL RHL से हो रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन है जो कि मैंने छाट के निकाले हैं कि इन सब के अंदर LHL और RHL यूज़ हो रहा है। और ये वाले एग्जाम्पल्स है, ये वाले एग्जाम्पल्स ज़रूर कर लेना, एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल्स, इसके अंदर एग्जाम्पल्स और इसके अंदर एग्जाम्पल्स, और वो वैसे भी सॉल्व है। तो तुम्हें सबसे पहले एग्जाम्पल्स करो, उसके बाद एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस करो। और जैसे फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमारा अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन f(x) g(x) वाला, तो उसके अंदर एग्जाम्पल 18 है और बाकी के ये 4-5 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के। अब कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन 2020 के सिलेबस में नहीं है लेकिन बाकी लोग कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये कुछ कुछ क्वेश्चन है जो कि कंपोजिट फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो कंटिन्यूटी की प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें 5.1 पूरा का पूरा करना है, एक बार तो सॉल्व पूरा का पूरा करना है। लेकिन ये वाले जो क्वेश्चंस है ये तुम टॉपिक वाइज अपनी प्रैक्टिस के लिए अटैम्प्ट कर सकते हो, टॉपिक वाइज। कि मतलब तुमने सबसे पहले LHL RHL पढ़ लिया तो ये सारे क्वेश्चंस कर लो, तो तुम्हारी LHL RHL के अंदर ग्रिप अच्छी हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारा लिमिट्स और कंटिन्यूटी आज दोनों खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।